टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज, जिसका नाम है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन ये किसी भी दो मास के लिए एप्लीकेबल है, चाहे मास का शेप स्फेरिकल हो, पॉइंट मास हो, या फिर कैसा भी हो। ठीक है, तो लिख लो एप्लीकेबल फॉर एनी टू मास। किसी भी दो मास का सिस्टम है तो वहाँ पे ग्रेविटेशन फोर्स एप्लीकेबल होगा। लेकिन हम लोग को पढ़ना है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसमें ध्यान रखने वाला बात यह है कि ये या तो पॉइंट मास के लिए एप्लीकेबल है या फिर स्फेरिकल मास डिस्ट्रीब्यूशन। ये किसके लिए एप्लीकेबल है बेटा? ये एप्लीकेबल फॉर, पहला लिखोगे इसमें पॉइंट मास या फिर स्फेरिकल मास डिस्ट्रीब्यूशन। स्फेरिकल मास डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ये इसके लिए एप्लीकेबल है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है इसको वीकेस्ट फोर्स बोला जाता है, वीकेस्ट फोर्स है ये। और इसके बारे में क्या लिख सकते हो? ये लॉन्ग रेंज का है। कैसा है? लॉन्ग रेंज का। ऐसे छोटे छोटे पॉइंट के रूप में लिखते जाओ। ये सेंट्रल फोर्स है। सेंट्रल फोर्स है मतलब किसी भी दो ऑब्जेक्ट के सेंटर टू सेंटर एप्लीकेबल होता है। जैसे इसका ये सेंटर होगा और दूसरे का ये, इस दोनों के बीच का अगर डिस्टेंस r है, सेंटर टू सेंटर लगेगा। ठीक है, डिस्टेंस इसमें कहाँ से लेना है? सेंटर से सेंटर के बीच में। ठीक है, ये कैसा फोर्स होता है? कंजर्वेटिव फोर्स। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है, कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? आपने वर्क पावर एनर्जी में पढ़ा होगा कि कंजर्वेटिव फोर्स ऐसा फोर्स होता है जिसका वर्क डन उसके पाथ पे, कौन से पाथ के थ्रू तुम काम किए हो उस पर डिपेंड नहीं करता है। तो ग्रेविटेशन का भी वर्क जो होता है उसके पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, इसीलिए ग्रेविटेशन को भी कैसा फोर्स बोला जाता है? कंजर्वेटिव फोर्स। और इसके बारे में और भी बातें हैं। फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है। ठीक है, अच्छा, ये अगर दो मास के बीच में कोई मीडियम डाल दिया जाए तो उससे फोर्स पे कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या? तो नहीं, ये फोर्स पे डिपेंड, मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। लिख लो, डू नॉट डिपेंड ऑन मीडियम। तो ये सब कुछ मोटी मोटी बातें हैं इसके बारे में, लिख लो। उसके बाद देखते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं। पॉज करके लिख लेना भाई स्क्रीन को। ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे तुम अगर ग्रेविटेशन ढंग से पढ़ लिए तो इलेक्ट्रोस्टैट भी कर सकते हो। बहुत सारा कंसेप्ट उसमें आता है। इवन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसमें भी काम आता है इसका। ठीक है, तब हम लोग स्टार्ट करते हैं न्यूटन्स लॉ। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, तो ये कैसा मास के लिए एप्लीकेबल है? ये होता है स्फेरिकल मास के लिए। ठीक है, स्फेरिकल या पॉइंट मास। तो हम लोग मान लो इसको ये m1 है और ये m2 है। इसके सेंटर और इसके सेंटर के बीच में r डिस्टेंस है। ठीक है, ग्रेविटेशन फोर्स जो होता है ना, ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स होता है, कभी भी एक दूसरे को रिपेल नहीं कर सकता है। तो ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ये इसको अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, मतलब इस पर फोर्स किधर की ओर लगेगा? इधर, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। ऐसे ही इस वाले ऑब्जेक्ट पे ये भी अट्रैक्ट करेगा, इस पे फोर्स किधर की ओर लगेगा? इधर की ओर, F21। ठीक है, यहाँ से अगर तुम देखो तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 एंड फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इस दोनों के बीच में क्या दूरी है? r, इसका स्क्वायर कर दो। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा F इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये g क्या है? तो g है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। g का वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ठीक है, इसका डायमेंशन भी तुम निकाल सकते हो इजीली। देखो, अगर डायमेंशन इसका निकालना चाहो तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा? जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ से g इक्वल टू लिख लो तुम F r स्क्वायर बाई
m1 m2, ठीक है। डायमेंशन यहाँ से लिख सकते हो। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? अरे भाई ml t-2 होता है, l स्क्वायर बाई m स्क्वायर। देखो m से m कट गया, यहाँ से तुम लिख सकते हो m-1 l t-2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ g, ठीक है। तो ये सारी चीज़ है, इसको नोट कर लो। अरे यहाँ पे ये मिस्टेक हो गया भाई, ये फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 होगा 1 2, और ये फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ठीक है। तो ये था तुम्हारा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो किसी भी 2 पॉइंट मास या स्फेरिकल मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एप्लीकेबल है। वहाँ पे फोर्स जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। ये g है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, जिसका वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, है ना। हाँ, इसका डायमेंशन भी हमने यहाँ से निकाल लिया। फोर्स के टर्म में देख लो ना भाई, फोर्स इक्वल टू जी m1 m2 बाई r स्क्वायर होता है, तो हो जाएगा f r² बाई m1 m2, ठीक है। तो यहाँ से तुम डायमेंशन निकालना है m-1 l t-2 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? तो इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। कुछ क्या बढ़िया क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। सपोज दैट ये एक m मास का ऑब्जेक्ट है और ये एक n m मास का ऑब्जेक्ट है। इस दोनों के बीच में डिस्टेंस है r। तो ओ पॉइंट बताओ इस दोनों के बीच में जहाँ पे नेट ग्रेविटेशनल फोर्स 0 हो, ठीक है। मान लो यहाँ पे एक कोई ऑब्जेक्ट रख लो, एक m0 मास का ऑब्जेक्ट रख लो। इस पे फोर्स देख लो। सपोज दैट ये यहाँ से x दूरी पे है, ठीक है। तो यहाँ से कितना होगा? ये हो जाएगा r माइनस एक्स। क्लियर है? अब यहाँ पे नेट फोर्स देखना है। देखो, इसके कारण यहाँ पे फोर्स इधर की ओर आएगा और इसके कारण इधर की ओर आएगा, ठीक है। आएगा? क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे नेट फोर्स 0 कर लो। एफ नेट ऑन m0 इक्वल टू 0, मतलब ये दोनों जो हो जाएगा जी एम m0 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू जी एम और एन m0 बाई आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ से तब तुम सॉल्व करोगे, अरे कर लोगे ना भाई, जी एम m0 से जी एम m0 काट लेना। यहाँ देख लो, लोग कर ही देते हैं। आर माइनस एक्स बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू एन हो जाएगा, आर माइनस एक्स बाई एक्स इक्वल टू रूट एन, और यहाँ से एक्स का वैल्यू आ जाएगा आर बाई रूट एन प्लस 1। याद रखना इसमें ये एक्स जो है हम लोग स्मॉलर मास से लिए हैं, कहाँ से? स्मॉलर मास से। तो ये एक्स एम डिस्टेंस वो दूरी है जहाँ पे नेट ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? 0। क्लियर है? ये अच्छा क्वेश्चन है भाई, पूछता है एग्जाम में। ये तुमको और भी जगह काम आएगा। जैसे यहाँ पे तुम ग्रेविटेशनल फोर्स देखो 0, तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी भी सेम इस फॉर्मूला से तुम निकाल सकते हो जहाँ पे 0 होगा, ठीक है। तो ये इतना कर लेना, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए ओके बाय।